वो 6 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंसान इस 6 पॉइंट के अलावा माने इसके बिना रह नहीं सकता। वो बेसिक नीड्स है इंसान का। तो ये 6 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ये 6 पॉइंट को समझ जाएंगे, तो क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें काम करना है और लोगों के साथ काम करना है, तो आप लोगों के नेचर को, लोगों के कैरेक्टर को समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है। जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा तो आप लोग जरूर आइएगा उसमें। मैं आसिफ जी को इन्वाइट करता हूं। आसिफ जी को मैं अनम्यूट कर दिया, उनके वीडियो को मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूं। हाँ, वेलकम। हेलो एवरीवन। तो क्या मॉर्निंग एवरीवन। काफी देर से ट्राई कर रहा था इन करने का, अभी रिसेंटली इन कर पाया हूँ। बट थैंक यू सुप्रियो चक्रवर्ती की प्रधान जी का पूरा सेशन उन्होंने मुझे टेलीफोन पे सुनवा दिया। प्रधान जी, हैट्स ऑफ, माइंड ब्लोइंग सेशन, रियली जबरदस्त सेशन था। एंड दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि कल हम लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे हम लोग लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था थ्योरी। सो आज से हम लोग को मूव करना था प्रैक्टिकल की ओर। सो प्रैक्टिकल में मूव करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। एक्चुअली देखिए, कुछ जगहों से कुछ इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, तो सोचता हूँ कि अगर ये भी बता दूं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को कैसे अवेयर कर सकें कि वो कैसे अपने आप को सेफ रखें, एंड इसी सिचुएशंस में कैसे हमारा बिजनेस भी चलता रहे ताकि हमारे घर में भी इनकम आता रहे। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ कल एक प्रोग्राम कर रहा था, टेलीफोनिक प्रोग्राम कर रहा था। ये मानिकदा के यूनिट में है अरशद अली, और उन्हीं के टीम में है तन्मय। तो तन्मय के टीम में कल मैंने रात में एक प्रोग्राम किया था, तो वहां से एक क्वेश्चन आया था कि सर लॉकडाउन टूटने के बाद तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारे प्रोडक्ट की, जो खास करके हम लोग कोरोना पे डिस्कस कर रहे थे। बट दोस्तों, पहली चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर 3 तारीख का हो या कहें कि मई महीने के किसी भी तारीख में हो, टूटने वाला लॉकडाउन ही है। कोरोना वही रहने वाला है जैसे फैला हुआ है। टूटेगा लॉकडाउन ही, बट कोरोना अपनी जगह पे ही रहेगा। सो ये मत सोचेगा कि लॉकडाउन टूटने से कोरोना छोड़ के चला जाएगा, नहीं जाएगा। कोरोना वही है, सिर्फ लॉकडाउन टूटेगा। आपको अभी भी सेफ होके चलना है। बट हम लोगों के लिए सबसे बड़ा ग्रीक पॉइंट, सबसे जबरदस्त एंड पावरफुल पॉइंट क्या आया? अच्छा सर, कुछ लोग मैसेज कर रहे कांट सी यू, ये नहीं देख पा रहे क्या आप? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है बता रहे। हाँ सौरभ आप रिप्लाई कर रहे थे, क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है आसिफ सर, वॉइस क्लियर है, आप देख भी रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो हो सकता है दोस्तों, जितने लोगों ने लिखा है कि क्लियर नहीं है, हो सकता है आपका बैंडविड्थ थोड़ा स्लो हो या आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो। सो दोस्तों, जाएगा लॉकडाउन, रहेगा कोरोना। सो ये सीधा सिंपल फंडा में, जैसे कि आज प्रधान जी ने आपको बताया कि ये हम लोगों के लिए सबसे जबरदस्त समय है जहां पे हम लोग बहुत तेजी से लोगों को कनेक्ट करेंगे। एंड मैं रियली बता रहा हूँ कि मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ आईटी कंपनीज में काम भी किया था, जिसमें से लीडिंग कंपनीज में नाम आता है कॉग्निजेंट। लीडिंग कंपनीज में नाम आता है आईटी इंडस्ट्रीज में। सो कॉग्निजेंट में मेरे साथ कुछ कलीग्स भी काम कर रहे थे दिल्ली से। सो उन दिल्ली वाले लोगों ने मुझे फोन करके क्या कहा पता है क्या? आसिफ जी, आपने तो अपना प्लान बी को प्लान ए कर लिया। आपने तो प्लान बी सोच के शुरू किया था और उसी को आपने प्लान ए कर लिया। अपने लाइफ का इनकम का सोर्स आपने इसी नेटवर्क मार्केटिंग को ही बना लिया। रियली बता रहा हूँ, हम लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि हम लोग अब यहाँ नहीं काम कर सकेंगे। सो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सो पता है, अगर मैं उसमें से लिस्टिंग भी करने जाऊं तो क्वालिफाइड पर्सन, एमबीए, बीटेक, इस तरह के लड़के जो है आज खाली बैठ गए। एंड दे वांट टू कम इन, वो चाहते हैं इन करना इस इंडस्ट्रीज में। इसलिए उन लोगों ने फोन करके स्पेशली बोला कि आसिफ जी, आप कुछ ऐसे आइडियाज बताइए कि हम आपके साथ इस बिजनेस में इन कर सके। एंड मैंने उन लोगों को सिर्फ इतना बोला कि देखो बॉस, अभी तो कुछ नहीं हो सकता जब तक कोरोना खत्म नहीं होती है। अब जब तक लॉकडाउन नहीं टूटेगा तब तक दिल्ली आ भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने जूम में ही उन लोगों को बताया है। कई सारे लोग कनेक्ट होने भी जा रहे हैं। सो कुछ बैंगलोर से भी इसी तरह के कॉल आए, बैंगलोर में भी कुछ दोस्त थे, उनसे भी कॉल आ रहे हैं। अब
मैटर क्या आता है? मैटर ये आता है कि लोग सोचे हैं कि जितने दिन घर में है उतने दिन ही ये कोरोना वाले प्रोडक्ट जाएंगे, जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा फिर तो कोरोना को कोई नहीं पूछने वाला। देखिए दोस्तों, पहले एक चीज दिमाग में बैठाने देना है, क्या मौत का डर सबसे बड़ा डर होता है, और वो भी ऐसा मौत कि गवर्नमेंट लाश तक नहीं देने वाली, ऐसा मौत। ऐसा मौत कि गवर्नमेंट आपको बॉडी तक नहीं देने वाली। अब ये सोच के देखिए कि इस सिचुएशन में कैसे कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखते हुए लोगों को सजेस्ट करें कि भाई वो भी हेल्दी रहें, एज वेल कैसे हम अपने बिजनेस को भी प्रमोट करते रहें। एक साल एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, एक साल ये प्रोडक्ट जो आपको मैंने पहले भी बताया था, जिसमें से लिस्टिंग का, डिटॉक्स स्प्रे का, तुलसी का, हिमालयन बेरी का, अल्कलाइन बोतल का, एंटी पॉल्यूशन का, करक्यूमिन का, गिलोय का, इतने सारे प्रोडक्ट आप एक साल का प्रोजेक्शन लेके चल सकते हैं कि पूरा एक साल इससे आप बिजनेस कर सकते हैं। एंड आपको डराना नहीं है, बस बताना है कि अगर इसका इलाज आपको मालूम है बॉस तो आप सेफ रहो, और इलाज नहीं मालूम है तो मुझे मालूम है कि आप इससे कैसे बच सकेंगे। इसको शरीर में आने ही नहीं दीजिएगा तो इलाज की जरूरत क्या है? ये एक्चुअली आप थोड़ा सा सोच के देखिएगा कि जाने वाला लॉकडाउन है, वायरस नहीं, वायरस अपने जगह पे ही रहेगा। आपको लोगों को वायरस से बचाना है, लॉकडाउन से नहीं। लॉकडाउन मोदी जी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास ये एनालाइजर मशीन लेके बैठा हूँ। ये एनालाइजर मशीन मेरे पास है, एंड एनालाइजर मशीन में जैसा कि पहले बताया कि जितने लोगों के पास एनालाइजर मशीन है, सबसे पहले उसमें एक यूजर मैनुअल बुक, इंस्ट्रक्शन बुक होता है और एक ड्राइवर कैसेट होता है। एक्चुअली ये एनालाइजर मशीन उसी सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट होता है, इसलिए उस सॉफ्टवेयर बेस को आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करना कंपलसरी है। तो उसे सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जिसमें भी आप उसको चलाना चाहेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसमें होता है एक सेंसर विथ कनेक्टिंग केबल। ये सेंसर इसके साथ होता है विथ कनेक्टिंग केबल। ये इसका कनेक्टिंग केबल है और ये सेंसर है। अब ये दोनों चीजें आपका एक सिरा लगता है आपके एनालाइजर मशीन में और दूसरा सिरा आप पेशेंट के हैंड में देते हैं उसके बॉडी को सेंस करने के लिए ना। इसके अलावा इसमें एक कनेक्टिंग केबल होता है, यही इसका पावर केबल भी है और कनेक्टिंग केबल भी है। मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ इसी केबल से कनेक्ट भी होना है और इसी केबल से आपके एनालाइजर मशीन में पावर सप्लाई भी जाएगा। बट ये दोनों चीजों के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होता है, एंड दैट इज ये डोंगल। ये डोंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये डोंगल आपका खो जाता है तो मान के चलिए कि ये पूरा मशीन आपका बेकार हो जाएगा। हाँ, अवेलेबल है कंपनी के पास, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं अलग से भी अगर खो जाता है तो, बट कोशिश करना है इसको सेफ रखने का। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक रिबन में, केवा इंडस्ट्रीज का एक रिबन में लगा के रखा हूँ कि कभी ये मेरे हाथ से कहीं गिरे नहीं, कहीं खोए नहीं। तो इस तरह का आपके पास भी अगर रिबन अवेलेबल हो तो ऐसा जरूर बना के रखिएगा ताकि ये आपका खोए नहीं ना। लास्ट स्लाइड जो मैंने दिखाया था थ्योरी में आपको, दैट इज हाउ टू ओपन क्यूएमआर। हाउ टू ओपन क्यूएमआर। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको समझ में आएगा। राकेश सर प्लीज स्क्रीन का शेयर का ऑप्शन ओपन कर दीजिएगा मेरा सर। राकेश सर मेरा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ब्लॉक है। राकेश सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हेलो, हाँ राकेश सर, मेरा स्क्रीन शेयरिंग का लॉक किया हुआ है। स्क्रीन शेयरिंग लॉक किया? एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग लॉक किया हुआ है? लॉक किया हुआ तो नहीं है। हाँ अभी देख, अभी ठीक है। यस सर। ओके, सो ये मैं आपको स्क्रीन में अभी पहले उसी स्लाइड को एक बार, लास्ट वाले जो मैंने बताए थे उसको एक बार आप देख लें तो शायद क्लियर हो सकेगा आपका।
ये 2 स्लाइड हाउ टू ओपन QMR का, ये 2 स्लाइड, एक ये स्लाइड था, ये पॉइंट वाइज सिर्फ आपके पास होना चाहिए ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे मुझे कनेक्ट करना है। एंड दूसरा स्लाइड ये था। तो अगर ये दोनों स्लाइड आपके पास है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके पास ये दोनों स्लाइड आप लोगों ने पिछले बार लेके रखा हुआ था? यस नो प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस नो रिप्लाई कीजिए प्लीज। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है प्रधान जी? आवाज आ रही है, क्लियर है, आवाज क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो ये दोनों स्लाइड के ऊपर अब हम लोग कनेक्टिविटी को करेंगे। सो यस, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया। नाउ अब ये मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डोंगल को, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल होने के बाद ये देखिए स्क्रीन पे मैंने एक सेलेक्ट किया 4G एनालाइजर, क्वांटम रेजोनेंस एनालाइजर, ये आपका एक लोगो बन के आ जाएगा। इसके बाद आप डोंगल को लगाएंगे, डोंगल को लगाने के बाद आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक ऑन डेस्कटॉप आइकन, पहला पॉइंट ही है। जैसे ये आप डबल क्लिक करेंगे ये आपका स्क्रीन आ गया। नाउ इसके बाद दूसरा पॉइंट है क्लिक ऑन डोजियर। ये देखिए यहाँ पे डोजियर है, एंड डोजियर का मतलब होता है प्रोफाइल। तो ये डोजियर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट है क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन ऐड। यहाँ नीचे देखिए 2 ऐड है आपके पास, एक है टेस्टेड पर्सन मैनेज ऐड, एक है ग्रुप मैनेज ऐड। सो आपको पहले कौन सा ऐड पे क्लिक करना है? ग्रुप मैनेज वाले ऐड पे। देखिए उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो मैंने पहले आपको स्लाइड दिया था उसमें लिखा हुआ है ग्रुप मैनेज वाले ऐड पे पहले क्लिक करना है। सो दोस्तों ये ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है? ग्रुप बनाना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग आपको गुमराह कर सकते हैं या आप खुद गुमराह हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया एंड उस पेशेंट का चेकअप होने के बाद चला गया, फिर वो दोबारा आपको कॉल किया एंड कॉल करके आपको पूछा कि सर एक्चुअली मेरा अभी भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप चाहेंगे कि एक बार मैं उसका रिपोर्ट दोबारा देखूं। तो अगर आपको माइंड में नहीं है कि उसको मैंने कहाँ चेकअप किया था, तो अगर आपके लैपटॉप में, जैसे आप मेरे लैपटॉप में देख सकते हैं कितना सारा ग्रुप बना हुआ है, तो अगर उसके पास भी ऐसा है और बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है तो फिर आप क्या कर लेंगे? बहुत सारा अगर लोगों का लिस्ट है तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो आपका तो समय चला जाएगा सिर्फ उसको ढूंढने में ही। तो बेटर ऑप्शन होता है कि ग्रुप जरूर बनाएं। और ग्रुप किस नाम से बनाना है? तो जहां आप कैंप करने जा रहे हैं उस जगह के नाम से आप ग्रुप बनाइए विथ डेट, ताकि लोगों को आप पूछ सके तो वो बता सके हाँ मैंने यहाँ पे चेकअप करवाया था, तो आप इजीली उसका डिटेल निकाल सकोगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप नेम पे जूम लिखता हूँ, मतलब ये मैंने जूम पे ट्रेनिंग किया था। ओके, इसके बाद रिमार्क में लिखना है कि ये ऑर्गेनाइज किन के द्वारा हो रहा है, ये जूम और सॉरी ये आपको कैंप कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उस लीडर का नाम आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राकेश सर का नाम लिखता हूँ, ये मैंने राकेश सर का नाम लिखा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लिक ऑन सेव। मैं जैसे ही सेव किया, देखिए यहाँ जूम के नाम से आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, आप देखिए लेफ्ट साइड के कॉर्नर में नीचे जूम बोल के एक ग्रुप रेडी हो गया, ग्रुप बन गया। नाउ ये जैसे कि ब्लू कलर में, जैसे ये ब्लू कलर में सिलेक्टेड है ऐसा ही ये सिलेक्टेड रहेगा। तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लिक ऑन ऐड, ब्रैकेट में दिया हुआ है टेस्टेड पर्सन मैनेज। सो मैं फिर से यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, टेस्टेड पर्सन मैनेज पे। नाउ जैसे ही ये आपका टेस्टेड पर्सन इंफॉर्मेशन का यानी पेशेंट इंफॉर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए सबसे टॉप में लिखा हुआ है वेस्ट ग्रुप। सबसे टॉप में आपको एक दिखाई देगा वेस्ट ग्रुप। सबसे पहले आपको इस वेस्ट ग्रुप पे ही जाना है और ये वेस्ट ग्रुप पे आपको देखना है कि मैंने जो ग्रुप बनाया क्या उसी ग्रुप में ये इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है। यस, मैंने जूम बनाया था, देखिए ये जूम में ही सेव हो रहा है। इसके बाद हम पेशेंट का नाम देंगे, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं
इसमें, एक्चुअली मैं नाम थोड़ा लंबा लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा लिस्ट है मेरा इसमें। इसके बाद 5 चीजें कंपलसरी होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट था, फिल द मैंडेट पार्ट्स विथ रिमार्क। नेक्स्ट पॉइंट था फिल द मैंडेट पार्ट्स विथ रिमार्क। तो मैंडेट पार्ट्स इसमें से कौन है, जिसमें देखिए ये आपको रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मैंडेट पार्ट्स है, इसको फिल करना जरूरी है विथ रिमार्क, यानी कि रिमार्क को भी भरना बहुत जरूरी है। सो मैंने नेम दिया, नेम देने के बाद मैंडेट्स में आता है जेंडर, जेंडर सिलेक्ट किया, जेंडर के बाद आता है बर्थ। तो ये कोशिश कीजिएगा कि बर्थ एग्जैक्ट देने का +-5% चलेगा, इतना फ्लक्चुएशन नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ देता हूं, ये डेट ऑफ बर्थ दिया। इसके बाद ये हाइट पूछता है, हाइट आपको सेंटीमीटर में देना है। हाइट ये जब भी पूछेगा सेंटीमीटर में, बट जनरली आप लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको अपनी हाइट फीट और इंच में बताएंगे। तो उस जगह पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप पहले से एक पेपर रेडी कर लीजिए एंड उस पेपर पे आप परमानेंटली 4 फीट से शुरुआत करते हुए या 3-3.5 फीट से शुरुआत करते हुए 7 फीट तक का एक लिस्ट बना लीजिए एंड उसके बगल में आप घर में ही कैलकुलेशन करके लिख के रख लीजिए। उसके बाद वो जो हाइट बताते हैं आप बगल से चेक करके डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हैं कि उसकी हाइट सेंटीमीटर में क्या है। जैसे मैं यहाँ पे अपना हाइट देता हूं। नाउ वेट, वेट पूछते हैं, ये वेट आप दीजिए। देखिए बेसिकली लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, ठीक है, बट अगर आप कैंप ओरिएंटेड काम ज्यादा करते हैं या फिर आप एनालाइजर का यूटिलाइजेशन भरपूर करना चाहते हैं ज्यादा बीपी के लिए, तो आपके पास वेट मशीन होना चाहिए। देखिए मैं वेट मशीन कहाँ से लिया था मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने वेट मशीन कहाँ से लिया था, शायद इससे आप लोगों को मालूम चले कि आप भी वेट मशीन ले सकते हैं। ये जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ना, इन लोगों का टारगेट होता है, अगर ये टारगेट फुलफिल कर देते हैं तो मेडिकल सप्लायर्स वाले, मेडिसिन सप्लायर्स वाले उन लोगों को गिफ्ट करते हैं जो कि उनके कोई काम का नहीं रहता है, ठीक है। तो आप उनसे डील कर सकते हैं, जैसे मैंने डील किया था। मैंने 300 रुपये में, क्यों मैं बोलता हूँ ये मेडिकल स्टोर वाला, क्योंकि ये जो है ना ये मेडिकल टर्म एंड कंडीशंस को कंप्लीट किया हुआ मशीन रहता है जो कि 0 एरर पे बनाया हुआ रहता है। तो ये 100% सेफ होता है एंड 100% जो है ना एग्जैक्ट आपको वेट देगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, आप चाहें तो आप वहां से ले सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी भी वेब पोर्टल से आप परचेज कर सकते हैं। नाउ ये वेट देने के बाद है रिमार्क। रिमार्क में बेसिकली क्या फील करना होता है, देखिए ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, आप भी कैंप किए हैं, बहुत जगह पे आप लोग भी कैंप में जाते रहे हैं एंड मैंने भी कई जगह पे कैंप किया है। एक चीज ये होता है ना कि जितने लोग इलाज कराने आते हैं ना, शायद पैरेलल नहीं कहूं कि उसके बराबर नहीं कहूं, बट उससे कुछ कम, बट बहुत कम भी नहीं कह सकता। लोग तो सिर्फ आपके लिए ये देखने के लिए आते हैं कि इस भाई साहब को इन्फॉर्मेशन कितना है, जरा पूछ के आए। आपको ऐसा चारों तरफ से देख देख के घूरते रहेंगे, लगेगा कि बाप रे बाप ये तो आज मार ही डालेगा गलती होगा। सो रिमार्क में क्या फील करना है, रिमार्क में फील करना है कि सामने वाला अपना मुंह खोल के जो भी बीमारी बोलता है लिख डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक बलरामपुर एक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब मैं उस जगह पे कैंप करने गया था। अब हर जगह का लैंग्वेज तो डिफरेंट होता है। अब वहां पे एक पेशेंट आए, उन पेशेंट ने अपनी बीमारी क्या बताया पता है? उन्होंने कहा कि सर আমার না শরীরে কুড়ুম কুড়ুম করে কামড়াচ্ছে ना। मुझे 15 मिनट सिर्फ हंसने में लगा, मैं 15 मिनट सिर्फ हंसा हूं इस बात पे। अब करूं तो करूं क्या? अच्छा ये अर्नव दत्ता जी आप बहुत बार मैसेज कर रहे हैं कि डिवाइस नहीं चल रहा है आपके कंप्यूटर में, तो ये आप पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे चलेगा। कभी कभी लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट आप ये कई बार मैसेज कर रहे हैं, मैं देख चुका हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनके लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहे। मान लीजिए एक बंदा आया, आपने उनके बारे में रिमार्क्स में कुछ भी नहीं लिखा, उसने आगे बताया भाई मेरे चेस्ट पेन बहुत दिन से हो रहा है, क्या करूं? अब चेस्ट पेन के हिसाब से आपने उनको ट्रीटमेंट दे दिया। चेस्ट पेन का ट्रीटमेंट लेके गया, 1 महीने के बाद अगर आपने उनको रिव्यूज के लिए
बुलाया है, अब रिव्यूज के लिए वो आपके पास आए हैं। अब उस समय आप उनका फेस देख के तो जरूर पहचान लेंगे कि भाई इनका तो मैंने पहले चेक किया था। आपने उनसे पूछ लिया और भाई कैसे हो, उतने में वो बोलना शुरू किया कि भाई देखिए आपका सप्लीमेंट तो जबरदस्त था, मैंने खाया लेकिन अभी भी मेरे घुटने का दर्द नहीं गया। ना मेरे वर्ड को आपने पकड़ पाया, मैं क्या बोला? उसको मैं ट्रीटमेंट दे रहा था चेस्ट पेन का, बट वो क्लेम किस पे कर रहा था? ज्वाइंट्स पेन पे। तो कितने लोग आपके साथ रहेंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग आपके पीछे आपको नोक भी करेंगे। इसलिए ज्यादा क्या है, बेटर क्या है कि आप उसी के वर्ड के हिसाब से उसके डिजीज को यहाँ मेंशन कर लीजिए रिमार्क में। नाउ हर एक जगह आपको एक भद्रोलोग, जिसको बोलते हैं ना बंगाली में भद्रोलोग, जरूर मिलेगा। वो सीधा एक ही बात बोलेंगे, टाका तुम ही नीच हो, मशीन तुम्हार काछे, डॉक्टर बने तुम ही घुस। तो ऐसे आदमी से आर्गुमेंट नहीं करना है दोस्तों, ऐसे आदमी से बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना है। ऐसे आदमी से प्यार से समझा बुझा के अगर आप चेकअप कर पाए वेल एंड गुड, नहीं कर पाए आप अपना ही मशीन को बोल दो कि बॉस मेरा मशीन अभी खराब हो गया, बना के लाऊंगा तो चेक कर दूंगा। बट उनके साथ आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो वो जो मैंने पेशेंट को देखा था बलरामपुर में, वो जो वर्ड यूज किया था, बाद में मेरे साथ जो एक सोमू नाम का लड़का जाता था, उसको मैंने पूछा कि इसको क्या बोलते हैं, तो उसने बताया दैट इज इचिंग सर, उसको इचिंग हो रहा है शरीर में। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जो आपके लैंग्वेज में शायद आपको समझ में नहीं आए। तो मैं यहाँ पे रिमार्क में क्या लिखा था मालूम है? मैं यहाँ रिमार्क में लिखा था कुरुम कुरुम कोरे कामड़ाच्छे और ब्रैकेट में लिखा था इचिंग, ताकि ये वर्ड का मीनिंग नहीं बदल जाए आगे जाके। सो ये आपके सेफ्टी के लिए है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि रिमार्क्स में आप एज पर पेशेंट वर्ड, पेशेंट जैसा बोलता है हु बहू वैसा ही आप इधर लिख डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूटीन, मैंने यहाँ पे लिखा रूटीन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लिक ऑन सेव। अब मैंने ये सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए स्क्रीन पे सारा डिटेल मेरा आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेक द गिवन डाटा। अब मैंने जो डाटा दिया हुआ है उसको चेक करूंगा। ओके, मैंने नाम ठीक दिया, ओके, जेंडर सही दिया, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक दिया, हाइट भी ठीक दिया, वेट भी ठीक दिया, ओके, रिमार्क भी दे दिया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अप्लाई केएमडी सीटीएमडी टू पेशेंट बिफोर चेक। चेक करने से पहले पेशेंट को केएमडी या सीटीएमडी आपको अप्लाई कर देना है, खिला देना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेक द कनेक्टिविटी ऑफ क्यूएमआर विथ लैपटॉप और कंप्यूटर। नाउ अब आपको लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ कनेक्शंस को बिल्ड करना है। सो अब मैं क्यूएमआर को कनेक्ट करता हूं अपने लैपटॉप के साथ। ये मैंने कनेक्शन कर दिया। ये कनेक्शन हो गया। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें एक रेड लाइट, जहां पे आपका डिजिटल स्क्रीन जहां पे है, जस्ट उसी के नीचे देखिए एक रेड लाइट जल गया। इससे मालूम चल गया कि एनालाइजर मशीन में सप्लाई आ गई। देख रहे हैं? ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पुट द सेंसर टू पेशेंट हैंड। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेंट्स के क्षेत्र में लेफ्ट हैंड में सेंसर लेना है एंड लेडीज के क्षेत्र में राइट हैंड में लेना है। तो मैं कौन से हाथ में लूं, ये आप मुझे रिप्लाई कीजिए प्लीज जल्दी से। मैं कौन से हाथ में सेंसर लूं? जल्दी रिप्लाई कीजिए, कितने लोग सुन रहे हैं जल्दी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। सिर्फ 2 लोग? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, वेरी नाइस। सो मैं ये सेंसर लेफ्ट हैंड में लिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लिक ऑन टेस्टिंग। ये मैंने टेस्टिंग पे क्लिक किया। नाउ मेरे स्क्रीन में टेस्टिंग स्क्रीन आ गया। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। ये पूछ रहा है कि आपने सेंसर हाथ में लिया। यस, मैंने सेंसर हाथ में ले लिया। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। ये मैंने स्टार्ट क्लिक किया, ये चेकअप शुरू हो गया। नाउ दोस्तों जब चेकअप होगा, पेशेंट को एक वर्ड नहीं मुंह से निकालना है। जस्ट बिकॉज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। नाउ आप सबसे ऊपर देखिए कि एक हेजिटेट लाइन, जैसे कि लाइफ लाइन चलता है वैसे एक हेजिटेशन टाइप का लाइन
ऊपर चल रहा है ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन वेव्स के नाम से। यही आपके शरीर से जनरेट होने वाला नॉन मेजरेबल वाइब्रेशन है दोस्तों, जिसको मेजर करता है शरीर। नाउ यहाँ पे देख रहे होंगे एक गाड़ी के मीटर के जैसा एनालॉगिक मीटर, ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये एनालॉगिक आपके बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बता रहा है, और उसी के ऊपर देखिए रेड कलर में होगा काउंट, ये आपका डिजिटल वे में बता रहा है। यहाँ पे देखिए आपके ऑर्गन का शेप आता है, तो जो चीज का चेकअप हो रहा है उसका शेप आता है। एंड यहाँ पे पूरी बॉडी का यहाँ पे सिंबॉलिक चेकअप किया जाता है, सिंबल दिखाया जाता है कि किस जगह का चेकअप हो रहा है। ये पूरा चेकअप 56 सेकंड में हो जाता है। सो विद इन 1 मिनट आप उनके पूरे बॉडी का लगभग आप जायजा ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिक ऑन सेव। ये सेंसर हाथ से तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका स्क्रीन पे आपका रिपोर्ट ना आ जाए। नाउ क्लिक ऑन सेव। नाउ चेक द सिलेक्टेड नेम। अब यहाँ पे चेक कर लेना है कि नाम सिलेक्ट है या नहीं। मैं देख पा रहा हूँ, ओके सिलेक्ट है। नाउ क्लिक ऑन गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपको रिपोर्ट देना शुरू करेगा। नाउ ये रिपोर्ट मेरा आ गया। नाउ मैं अब सेंसर को छोड़ सकता हूं, ये मैंने सेंसर को रख दिया। नाउ दोस्तों ये आपका चेकअप हो गया, आपने चेकअप कर लिया। अब मैटर आता है कि अब मैं पैरामीटर्स को कैसे देखूं। तो उसके लिए सबसे पहला चीज क्या होता है दोस्तों कि सीरीज टू सी द रिपोर्ट। पहले ध्यान क्या देना है, सीरीज टू सी द रिपोर्ट। रिपोर्ट देखने का सीरीज क्या होना चाहिए, रिपोर्ट देखने का सीरीज क्या होना चाहिए। चलिए उसमें आने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। हम लोग एनालाइजर रिपोर्ट से थायराइड और ब्लड शुगर का रिपोर्ट नहीं देंगे। हम लोग थायराइड और ब्लड शुगर का रिपोर्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट सैंपल इसकी एक्यूरेसी काउंट नहीं की जाती है। इसके लिए सैंपल का होना कंपलसरी है। नाउ आप मेरा यहाँ देख सकते होंगे कि मेरे इस रिपोर्ट में ब्लड शुगर और थायराइड का रिपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सेटिंग में जाके रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों मैं एक बार दिखा दे रहा हूं कि आप कैसे रिमूव करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग पे। ये देखिए यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे तो ये एक पर्सनलाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा, पर्सनलाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। नाउ इसमें जाके आप सबसे ऊपर में देखेंगे डिस्प्ले रिपोर्ट सेटिंग, डिस्प्ले रिपोर्ट सेटिंग, उस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका दोनों साइड रिपोर्ट फॉर मेल एंड रिपोर्ट फॉर फीमेल, ये दोनों रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे आ गया कि मेल का रिपोर्ट क्या क्या आपके पास आ सकता है और फीमेल का रिपोर्ट क्या क्या आपके पास आ सकता है। नाउ इसमें से जाके आप देखिए ये 12 नंबर पे ब्लड शुगर है, यहाँ देखिए 12 नंबर पे देखिए ब्लड शुगर है, देख पा रहे हैं। तो ये ब्लड शुगर को वहां से अनटिक कर देना है। ये पहले ऐसे टिक रहेगा बट उसको क्या करना है, अनटिक कर देना है। तो ये 12 नंबर पे मैंने ब्लड शुगर को अनटिक किया और मैं ये नीचे स्लाइड करते हुए नीचे जाऊंगा और नीचे हम लोग देखेंगे 35 नंबर पे, 35 नंबर पे देखिए आप थायराइड, यहाँ भी देखिए 35 नंबर पे थायराइड, दोनों को अनटिक कर देना है। इसके बाद ADHD है, ये बाय डिफॉल्ट हटा हुआ रहेगा क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है। नाउ ये जैसे ही चेंजेस आपने कर दिए उसके बाद आप क्लिक ऑन सेव, सेव पे क्लिक करेंगे, ऊपर आया सेव सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए एंड अब यहाँ से एग्जिट हो जाइए। इसके बाद आप रिपोर्ट को एक बार फिर से रीस्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों, ये आपका ब्लड शुगर एंड थायराइड के रिपोर्ट को हटा देगा। नाउ क्यों ब्लड शुगर और थायराइड के रिपोर्ट को हटा है, देखिए ये सेल ओरिएंटेड, बॉडी में आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम चलता है उसके हिसाब से ये आपके बॉडी में रिपोर्ट को दिखाता है। नाउ अगर हम ब्लड रिपोर्ट, ये सॉरी ब्लड शुगर और थायराइड ये दोनों रिपोर्ट को नहीं हटाते हैं, अब मान लीजिए पेशेंट खाना खा के आ गया चेकअप कराने, तो आपको तो नहीं बताया उसने कि वो खाना खा के आया कि नहीं आया। जनरली हम लोग पूछ भी नहीं पाते हैं कि क्या आप खाना खा के आए। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट बिकॉज कि उस समय इनका मेटाबॉलिक हाई रहेगा और इनके शरीर में डाइजेशन स्टार्ट हो गया रहेगा, तो उस ड्यूरेशन में इंसुलिन सेक्रेशन बहुत ही टॉप में रहता है, बहुत ही टॉप में रहता है, जिसके वजह से उसको डायबिटिक भी दिखा सकता है। कभी कभी क्या होगा कि किसी किसी पेशेंट का इसी ड्यूरेशन में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा तो बॉडी में प्रोटीन लेवल भी हाई दिखा देगा, जिसकी वजह से आपको थायराइड के भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, बट उसके बॉडी में तो है नहीं,
और आपने बता दिया, कहीं जाके उसने अगर चेक करवा लिया तो फिर ये भारी हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ये दोनों रिपोर्ट को हटा दीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग कहां से थायराइड और कहां से शुगर भी इसमें से बता सकते हैं। इसका जगह है इसमें, मैं आपको उसका प्लेस शो कर दूंगा। नाउ अभी क्या है, सीरीज टू सी द रिपोर्ट, रिपोर्ट देखने का सीरीज क्या होना चाहिए। सो दोस्तों, रिपोर्ट देखने के सीरीज में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले देखना है इम्यून सिस्टम। सबसे पहले देखना है इम्यून सिस्टम। आप यहाँ पे देखिए, आपको 18 नंबर में लेफ्ट साइड में जहां पे टेस्टेड रिकॉर्ड आ रहा है, 18 नंबर पे आपको दिखाई देगा इम्यून सिस्टम। ऐसे बेसिकली इम्यून सिस्टम 19 नंबर पे आएगा। ये मैंने ब्लड शुगर हटाया हुआ है इसलिए ये 18 पे आया। नाउ इम्यून सिस्टम में आपको सिर्फ इसमें पहले देख लेना है कि ये जो रिपोर्ट आया ये सब ठीक है या नहीं, इसमें डिस्टरबेंस कहां कहां पे है, बस ये देख लीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट क्लासेस से एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिम्फ नोड का मतलब क्या होता है, टॉन्सिल इम्यून क्या होता है, बोन मैरो इंडेक्स क्या होता है, स्प्लीन इंडेक्स क्या होता है, थाइमस इंडेक्स क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन इंडेक्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी इम्यून क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्यून क्या होता है, मुकोसा इम्यून क्या होता है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट हम लोग फिलहाल क्या बोल रहा हूं कि इम्यून को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि किसी भी बॉडी को ऑपरेट करने में या किसी भी बॉडी को जिंदा रख के इसको चलाने में सबसे ज्यादा अगर उत्तरदायित्व होता है तो वो होता है इम्यूनिटी का, इम्यून सिस्टम का। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कहाँ डिस्टर्ब है। मान लीजिए मैं मेरे इम्यून की अगर बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि लिम्फ नोड में मैं देख पा रहा हूं कि मेरा इंक्रीज होते हुए यानी बढ़ते क्रम में ये येलो तक आ गया ना, बढ़ते हुए ये येलो तक आ गया। अब ये लिम्फ नोड क्या होता है, तो आपके बॉडी में होने वाले किसी भी तरह का इन्फेक्शन ये लिम्फ नोड से रिलेटेड होता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे ये बैक्टीरियल हो चाहे ये वायरस का हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ये लिम्फ नोड से, यानी अगर किसी का लिम्फ नोड डिस्टर्ब है मतलब कि आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। समझा पा रहा हूं? तो इस तरह हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए, चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आप देखिए कि एक रेस्पिरेटरी इम्यून है, नीचे से थर्ड नंबर पे देखिए रेस्पिरेटरी इम्यून। नाउ अगर मैं रेस्पिरेटरी की बात करूं तो ये दो चीजों के साथ रिलेटेड है जिसका लिस्ट हम लोगों के पास है। नंबर 1 एक कार्डियोवैस्कुलर एंड नंबर 2 एक लंग्स। ये दोनों रेस्पिरेटरी के लिए रिलेटेड है। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी इम्यून में देख रहा हूं कि यहाँ पे ये नॉर्मल है और वहां पे मेरा कार्डियोवैस्कुलर और लंग्स अगर डिस्टर्ब भी है तो वो बहुत ज्यादा घबराने की मैटर नहीं है। हम अगर उसको कुछ दिन का डाइट पे मेंटेन करें, कुछ दिन का सप्लीमेंट, कुछ दिन का ट्रीटमेंट के हिसाब से रखें तो वो बहुत जल्दी रिकवरी करेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वहां कार्डियोवैस्कुलर में एंड लंग्स में रिपोर्ट लगभग नॉर्मल आ रहा है बट यहाँ पे इम्यूनिटी उसका रेस्पिरेटरी का डिस्टर्ब है, तो ये कभी भी कुछ भी अटैक दे सकता है रेस्पिरेटरी रिलेटेड। समझा पा रहा हूं दोस्तों? ये क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया? यस नो कुछ रिप्लाई कीजिए प्लीज। ये क्लियर हुआ? ओके, एक रिप्लाई आया सैयद से। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं रेस्पिरेटरी इम्यून का। रेस्पिरेटरी इम्यून के हिसाब से मान लीजिए रेस्पिरेटरी इम्यून रिलेटेड किससे है मेरे बॉडी में, दैट इज नंबर 1 इज कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियक एंड वैस्कुलर एंड नंबर 2 दैट इज लंग्स, जो कि हमारे इस लिस्ट में आता है। नाउ इस लिस्ट के अनुसार अगर मैं देखता हूं कि मेरा यहाँ पे रेस्पिरेटरी इम्यून नॉर्मल है बट वहां पे मैं देखता हूँ कार्डियोवैस्कुलर का जो इंफॉर्मेशन है, कार्डियोवैस्कुलर का जो मेरे पास डाटा है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है एंड लंग्स का भी डाटा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस उनको आप जो ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं वो और नॉर्मली भी देंगे तो बहुत लंबा चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी वो रिकवरी भी कर जाएंगे। बट वही आप देख रहे हैं कि वहां पे नॉर्मल है, कार्डियोवैस्कुलर एंड लंग्स के रिपोर्ट में देख रहा हूं कि नॉर्मल है बट रेस्पिरेटरी इम्यून डिस्टर्ब है, तो ये आपको कभी भी डिस्टर्ब दे सकता है, किसी भी टाइम उस आदमी को बैठा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी भी आदमी के रिपोर्ट को रिलेट करेंगे उसके इम्यूनिटी के साथ। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ो। सीरीज टू सी द रिपोर्ट में पहला नंबर में हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी सिस्टम। नाउ
सेकंड नंबर पे क्या देखना है? ओके, थैंक यू, बहुत सारा रिप्लाई आया, थैंक यू वेरी मच। नाउ सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे टेस्टेड रिकॉर्ड में 4 नंबर पे है गॉल ब्लैडर फंक्शन, 4 नंबर पे है गॉल ब्लैडर फंक्शन। उसमें देखिए आप मिडिल में एक देखेंगे एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेट, सेकंड नंबर में हम लोग बॉडी में देखेंगे अल्कलाइन फॉस्फेट। तो अल्कलाइन फॉस्फेट क्यों देखना है? क्योंकि आपके बॉडी में मेंटेन होने वाला ईच एंड एवरी लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अल्कलाइन फॉस्फेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ज्वाइंट्स में एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग एज पर कंपाउंडिंग, मतलब कह सकते हैं इसका साइंटिफिक नेम से इसको बोला जाता है साइनोबोल फ्लूइड लिक्विड, बट इसी को केमिकल नेम से बोलो तो इसको बोला जाता है फॉस्फोरस लिक्विड अंडर अल्कली लेवल। ईच एंड एवरीथिंग जो आपके बॉडी को लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखा है, ऑल आर अल्कलाइन फॉस्फेट। नाउ फॉर एग्जांपल आपके हड्डी के अंदर एक गुदा होता है जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। आपके हड्डी के अंदर एक गुदा होता है कीचड़ टाइप का जिसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। नाउ ये हड्डी के अंदर जो मैरो होता है, ये मैरो कीचड़ टाइप होता है ड्यू टू अल्कलाइन फॉस्फेट। नाउ अगर ये अल्कलाइन फॉस्फेट आपका बॉडी से लूज करने लगे या डिक्रीज होने लगे तो ये क्या करेगा? आपके पूरे शरीर को ड्राई कर देगा, आपके पूरे शरीर को ड्राई कर देगा, एंड उस समय आदमी को बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अल्कलाइन फॉस्फेट, शरीर में कम नहीं होना चाहिए अल्कलाइन फॉस्फेट। बेसिकली मटन वगैरह परचेज करने के लिए अगर आप जाते हैं दुकान में तो वहां पे देखते होंगे कि लिवर या किसी भी ऑर्गन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। ऐसे ह्यूमन बॉडी में भी है, हर एक ऑर्गन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। नाउ वो झिल्ली और ऑर्गन के बीच में एक लिक्विड होता है, जब आप उसको टच करेंगे तो वो ऐसे स्लोप खाएगा, धीरे धीरे ऐसे स्लोप करेगा, तो ये लिक्विड भी अल्कलाइन फॉस्फेट होता है। सो ये अल्कलाइन फॉस्फेट बिल्कुल भी शरीर में कम नहीं होना चाहिए। ना अर्षदा রিপ্লাই করেছেন কি বাংলায় বলবেন স্যার? অ্যাকচুয়ালি অনেক লেটে রিপ্লাই করলে না টাইম হয়ে গেল, সেই জন্য এখন আর করছি না, কিন্তু নেক্সট ক্লাস থেকে আমি চেষ্টা করব টোটালটাই বাংলায় করব। एंड अनेक लोग बाहर থেকে, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से भी हैं, बट मेरे लिए डबल मेहनत हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मिक्सअप करूं जैसे लोग बहुत आसानी से समझ सकेंगे। निधि जी ने रिप्लाई किया अल्कलाइन फॉस्फेट को रिपीट करने के लिए। निधि जी एक्चुअली अल्कलाइन फॉस्फेट बोलते हैं दैट इज फॉस्फोरस अंडर अल्कली लेवल, फॉस्फोरस अंडर अल्कली लेवल। बॉडी में मेंटेन होने वाला एक एक लिक्विड आपका फॉस्फोरस है। फॉर एग्जाम्पल लोग यूरिन करने जाते हैं, दैट यूरिन इज ऑल्सो फॉस्फोरस, वो भी वो एक तरफ का फॉस्फोरस है। सो इसके अलावे सीरीज टू सी द रिपोर्ट में मैंने 2 पॉइंट को टच किया। नंबर 1 क्या टच किया? नंबर 1 टच किया इम्यून सिस्टम, नंबर 2 टच किया अल्कलाइन फॉस्फेट। नाउ नंबर 3 से हम लोग एक नंबर पे आ जाएंगे कार्डियोवास्कुलर। नंबर 3 से हम लोग शुरुआत करेंगे एक नंबर से, दैट इज कार्डियोवास्कुलर, एंड वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नाउ कार्डियोवास्कुलर में अब हर एक पैरामीटर, अब ये जो हम लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, जैसे कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लिवर फंक्शंस, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक, किडनी, लंग्स, ब्रेन, बोन, मिनरल डेंसिटी, रूमेटॉइड बोन, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ह्यूमन टॉक्सिन्स, ट्रेस एलिमेंट, ये जितने चीजें हैं दैट ऑल आर पैरामीटर्स, एंड हर एक पैरामीटर के अंदर कुछ सब पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर एंड सेरेब्रोवास्कुलर के अंदर हमारे सब पैरामीटर हैं, एंड वो सब पैरामीटर देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है। ब्लड विस्कोसिटी, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ब्लड फैट, वास्कुलर रेजिस्टेंस, इलास्टिसिटी, मायोकार्डियल ब्लड डिमांड, मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजक्शन स्टॉक वॉल्यूम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन इंपीडेंस, इफेक्टिव पंप पावर, ये सारी चीजें जो है ये आपका सब पैरामीटर है। नाउ हर एक पैरामीटर के अंदर आपको 4 कॉलम दिखाई देंगे, 4 कॉलम। नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले टेस्टिंग रिजल्ट, सॉरी टेस्टिंग आइटम, सबसे पहले है टेस्टिंग आइटम, मतलब आप बॉडी में किस चीज का चेकअप हुआ। सबसे पहले है टेस्टिंग आइटम, आपके बॉडी में किस चीज का चेकअप हुआ। नाउ दूसरे नंबर पे है नॉर्मल रेंज, इसमें 2 वैल्यू दिया गया है, एक अपर केस वैल्यू, एक लोअर केस वैल्यू। जैसे अगर मैं ब्लड विस्कोसिटी, आप स्क्रीन पे देखिए पहले दिखाई दे रहा होगा ब्लड विस्कोसिटी, इसमें लोअर केस वैल्यू है 48.2
65.371 अपर केस वैल्यू है 65.371 नॉर्मल रेंज में नॉर्मल रेंज आपको अपर केस वैल्यू है 65.371 एंड लोअर केस वैल्यू है 48.264। अब अगर ये दोनों मेजरमेंट के बीच में अगर एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू आपका आता है मतलब आपका ये नॉर्मल है, और अगर ये चीजें आपके बॉडी में बढ़ के आता है या मतलब 48 से नीचे आ गया मतलब ये डिक्रीज कर गया बॉडी में, और अगर ये 65 से ऊपर चला गया मतलब ये आपके बॉडी में इंक्रीज कर गया। सो अपर केस वैल्यू एंड लोअर केस वैल्यू ये बहुत मायने रखता है इसमें। नाउ दोस्तों यहाँ मुझे एक चीज आपको बताना चाहिए था, हाउ टू आइडेंटिफाई द डिजीज। इसमें जो है एक वैल्यू का मेजरमेंट लेवल है कि अगर इस लेवल से ऊपर चला जाता है तो हम डिजीज का कंफर्मेशन देते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बट मैं आपको कल वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा, सॉरी नेक्स्ट डे दिखाऊंगा, वो आज मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसको डिजाइन करना पड़ेगा ना। इसके बाद आता है टेस्टिंग रिजल्ट जिसको हम लोग कलर चार्ट भी बोलते हैं ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सेशन ले रहे हैं वो पहले से एनालाइजर मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक आदमी का चेकअप करने में कितना समय लग जाता है, पूरा रिपोर्ट देख के उसको एक्सप्लेन करने में कितना टाइम आपका लग जाता है। नहीं आपने 56 सेकंड लिखा है तो चेकअप करने में, रिपोर्ट देखने में 20 मिनट, 10 to 15 मिनट्स, ओके 30 मिनट्स, ओके ना। रियली एक चीज बता रहा हूं, नहीं भी तो मेरे हाथ से 4000 प्लस एंड 6000, लगभग 6000, 4000 का आसपास का नहीं है, 6000 लोगों को मैं देख चुका हूँ क्योंकि मैं इसी पे ओरिएंटेड बिजनेस किया था पहले। सो बहुत सारे लोगों को देखा हूं बट आज तक आधा घंटा से पहले नहीं देख पाया हूं। दैट रीजन क्या है, आपके पास ये जो कलर चार्ट है ना, टेस्टिंग रिजल्ट, ये आपके पास है तब जाके आप देख पाते हैं बहुत आसानी से। अगर ये टेस्टिंग रिजल्ट नहीं होता ना दोस्तों तो नॉर्मल रेंज में और एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू में मेजर करते ही आपका पता नहीं कितना समय चला जाता ना। मैटर क्या करता है टेस्टिंग रिजल्ट में, देखिए जो कलर चार्ट है इसमें मिड में ग्रीन कलर है, इसके बाद दोनों साइड में यानी कि बढ़ने के क्रम में इंक्रीजिंग वे में आपको ब्लू कलर, डिक्रीजिंग वे में भी ब्लू कलर है, फिर इंक्रीजिंग वे में आप देखिए येलो कलर है और डिक्रीजिंग वे में भी येलो कलर है, एज इंक्रीजिंग वे में रेड कलर एंड डिक्रीजिंग वे में भी रेड कलर है। नाउ अगर हम लोग बात करें कि अगर वो जो आपके बीच में एक देखिए कांटा टाइप में बना हुआ है, बीच में एक मीटर टाइप का बना हुआ है, ये कांटा अगर आपका ग्रीन पे है तो मतलब ये मेजरमेंट नॉर्मल है। ये जो एरो बेंच में बना हुआ है मतलब इसका वैल्यू नॉर्मल है। नाउ अगर ये बढ़ते क्रम में ब्लू पे है मतलब ये बढ़ा है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने जिस समय आपको डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजिकल रिपोर्ट बता रहा था, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट एंड पीएमआर रिपोर्ट, वहां पे मैंने एक चीज आपको बताया था, मार्जिनल वैल्यू 10 to 15%, मार्जिनल वैल्यू बताया था 10 to 15%। तो यही मार्जिनल वैल्यू है ये ब्लू कलर, मतलब अगर ब्लू कलर में आता है तो इसको आप समझिए कि ये भी नॉर्मल ही है, इतना मार्जिन हमको लेके ही चलना पड़ेगा। इसके बाद अगर बढ़ने के क्रम में या घटने के क्रम में अगर ये येलो स्ट्रिप पे आ जाता है, ये अगर येलो स्ट्रिप पे दोनों साइड में आ जाता है तो सीधा समझिए कि ये आ गया प्रिकॉशंस लेवल पे, मतलब यहां से हमें सप्लीमेंट सजेस्ट करना शुरू करना चाहिए क्योंकि अब उनके बॉडी में सप्लीमेंट जाना चाहिए इसके बारे में ना। अगर यही दोनों साइड रेड में चला जाता है, चाहे इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में, देखिए ये मत समझिएगा कि हर चीज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। शरीर में बहुत ऐसी चीजें वो सिर्फ बढ़ते ही हैं, घटते नहीं है। इसी तरह शरीर में बहुत ऐसी चीजें जो सिर्फ घटते ही है, बढ़ते नहीं है कभी, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो दोनों केस में मैं बता रहा हूं कि अगर इंक्रीज होते होते रेड में चला गया, दैट इज द एक्सट्रीम लेवल, वो चला गया सबसे टॉप का लेवल पे ना। उस टॉप के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अब उनको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा बॉस ये एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, अब आपको ट्रीटमेंट लेना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, अदरवाइज धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम मेरे पास मत आइएगा। आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा अपनी तरफ से कि
कि मैं तभी देखूंगा जब आप मेरे रूल एंड रेगुलेशंस पे चलेंगे, क्योंकि वो अपने रूल एंड रेगुलेशंस पे चलेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज जो आप चावल खा रहे हो ना, चाहे कितनी भी अच्छी दुकान से ले रहे हो, वो पॉलिश्ड है एंड वो पेस्टिसाइड्स है एंड हर्बोसाइड्स कंटेंट है उसमें। चाहे आप कितनी भी अच्छी दुकान से ले लो, चाहे आप खुद के घर पे उगा लो, तो भी आप जो है पेस्टिसाइड्स यूज करते हो उस चावल को उगाने में। तो आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, ये आगे चल के आपके शरीर को ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में ही रखेगा, डिस्टर्ब देगा ही देगा। तो उस हिसाब से आपको एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों आज मैं यही एंड कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 40-45 मिनट मैंने ले लिया। इसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में डायरेक्टली हम लोग ये स्टार्ट करेंगे आपके सब पैरामीटर डिस्कशंस के ऊपर कि इसका मतलब क्या है एंड इसके ऊपर उठने या नीचे आने पे क्या चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों सेशन कैसा रहा एंड क्या नेक्स्ट टाइम आप लोग एग्री करते हैं नेक्स्ट टाइम आना है? यस नो जल्दी टाइप कीजिए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारा रिप्लाई आ रहा है। और एक होमवर्क आप सभी के लिए, एक होमवर्क आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक होमवर्क आप सभी के लिए, होमवर्क क्या है? ओके ओके ओके, थैंक यू, बहुत सारा रिप्लाई है। सो होमवर्क ये है कि आपके घर में अगर एनालाइजर मशीन है, आपके घर में अगर लैपटॉप है, आपके